walk, run, or even fly to find the suitable mate. But plants, they are rooted to the ground, they cannot move at all. So here's today's question. If plants are stationary, they cannot move, how do they ensure reproduction and are creating genetic diversity? Do they always use their own pollens or do they have some clever ways to exchange the pollen with the another flowers? So for the chapter Sexual Reproduction in Flowering Plants for class 12, today we'll uncover the fascinating strategies that flowering plants use to achieve the successful reproduction. Hello students, welcome to the channel BioWars with Pallavi, your go-to destination for mastering biology with conceptual clarity and smart preparation for board and NEET examination. So let's get started. The very first thing that we are going to study today is what is pollination. Now, before starting with what is pollination, हमें समझना पड़ेगा कि pollination किन-किन plants में होता है, किन-किन categories में होता है जब हम बात करते हैं kingdom plant की. तो gymnosperms में भी होगा and it will also take place in angiosperms. अब जब हम बात कर रहे हैं जिम्नोस्पर्म्स की और एंजियोस्पर्म्स की थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि जब जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है pollination directly takes place from the pollen cone और आराम से ये किसके पास जाता है यहाँ पे हमारे पास ओव्यूल्स एक्सपोज्ड होते हैं तो ये एक्सपोज्ड ओव्यूल के पास चला जाता है सो द पॉलिनेशन इज क्वाइट इजी इन जिम्नोस्पर्म्स और यहाँ पे जो है हमारे पास मेन पॉलिनेटिंग एजेंट जो है विंड है तो मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिवली सिर्फ विंड के बेसिस पे ही यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म्स में पॉलिनेशन हो जाता है बट जब हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स में जो है हमारे पास क्या होता है if we talk about the definition of pollination it is the transfer of pollen grains अब ये pollen grains मेरे पास किस तरीके के होंगे नॉन मोटाइल pollen grains जो कि रिलीज होंगे कहाँ से एंथर से वो एंथर कैसे होना वाला है that needs to be mature और जाएगा कहाँ पे हमने बात करी थी कि ये जाएगा स्टिग्मा पे क्योंकि that is the terminal receptive end और एंजियोस्पर्म्स में हमें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है पॉलिनेटर्स हमारे पास दो कैटेगरी में आते हैं एबायोटिक भी आते हैं जहाँ पे हम एबायोटिक की बात करते हैं वहाँ पे मेरे पास आता है विंड आता है वाटर आता है और जब वी आर टॉकिंग अबाउट द एबायोटिक फैक्टर्स के अलावा बायोटिक फैक्टर्स यहाँ पे मेरे पास बहुत तरीके के वी आर हैविंग द इंसेक्ट्स के अलावा बहुत अलग तरीके के हमारे पास बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो कि पॉलिनेशन को पॉसिबल करा पाते हैं ना अगर मैं बात करूं जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द हायरार्की ऑफ पॉलिनेशन तो पॉलिनेशन दो तरीके का है सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हमारे पास दो तरीके का है ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज योर जेनोगैमी नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हमारे पास ये कैसे पॉसिबल है लेट अस सी इन द नेक्स्ट स्लाइड यहाँ पे बेटा जब भी हम बात करते हैं वर्ड गेमोस की इन एनी ऑफ इट तो गेमोस का मतलब होता है मैरिज ना व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड ऑटोगेमी तो ऑटो का मतलब यहाँ पे निकल के आता है सेल्फ तो मतलब इन दिस टाइप द पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर और सेम फ्लावर के होने के लिए इस फ्लावर को बाइसेक्सुअल होना बहुत जरूरी है अगर बाइसेक्सुअल नहीं होगा तो फिर पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है ऑटोगेमी से देन हम जब गिटनोगेमी की बात करते हैं इट इज अ ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ another flower of the same plant अभी तक मेरे पास एक ही फ्लावर था एक ही प्लांट था बट यहाँ पे मेरे पास दो फ्लावर्स हो गए और प्लांट एक हो गया सो दैट इज द रीजन चिल्ड्रन कि गिटनोगैमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि दो डिफरेंट प्लांट्स हैं दो डिफरेंट फ्लावर्स हैं एंड इन्वॉल्व्स पॉलिनेटिंग एजेंट्स जेनेटिकली इट इज सिमिलर क्योंकि ऑटोगैमी है क्योंकि यहाँ सेम प्लांट से मेरे पास क्या आ रहे हैं दो फ्लावर्स आ रहे हैं ना जब हम गिटनोगैमी की बात करते हैं तो गिटनो का मतलब होता है नेबर तो यहाँ पे जो मैरिज की बात हो रही है यहाँ पे जो हम बात करेंगे पॉलिनेशन से दैट इज बिटवीन दी different flowers belonging to the same plant. Then, when I talk about xenogamy,
तो जेनो का मतलब हो जाता है यहाँ पे अदर। तो यहाँ पे हमें जो चीज देखने को मिलती है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ द pollen grains फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। यहाँ फ्लावर भी डिफरेंट है और प्लांट भी डिफरेंट है। That is why it is the only type of pollination which during the pollination brings the genetically different types of pollen grains to the stigma. और इसी की वजह से जेनोगेमी में हमारे पास genetic diversity ensure हो पाती है. Now, understanding each one of them naturally. The word auto refers to self and gemos refers to marriage. Now, जब हम बात कर रहे हैं ऑटोगेमी में, तो ऑटोगेमी का मतलब है कि ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द सेम फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। नाउ जब हम ऑटोगेमी की बात कर रहे हैं तो देयर नीड्स टू बी सर्टेन कंडीशंस जो हमें फुलफिल करनी होंगी ऑटोगेमी कराने के लिए। दैट कंडीशंस वी आर गोइंग टू डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहली कंडीशन ऑटोगेमी को करने के लिए ये है कि पहले मेरे पास जो है फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। तब इसे डिपेंडेंट नहीं होना होगा किसी और फ्लावर पे और किसी और प्लांट पे। Okay, what could be the second condition? Second condition is synchronization. अब synchronization का क्या मतलब है? Synchronization का मतलब ये है बेटा कि हमारे पास एंथर है, एंथर से निकला पॉलन और मेरे पास स्टिग्मा है। अगर एंथर और स्टिग्मा सेम टाइम पे मैच्योर नहीं करेंगे तब भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा, तो दे नीड टू मैच्योर एट द सेम टाइम। Okay, now the next condition that we talk about is कि हमारे पास फ्लावर्स कैसे भी हो सकते हैं, ओपन फ्लावर भी हो सकता है और क्लोज्ड फ्लावर भी हो सकता है। इसके बारे में we are going to talk about ahead in this session. Fourth thing is that कि जब भी ये चीज़ें पॉसिबल हैं तो एंथर और स्टिग्मा एक टाइम पे तो मैच्योर कर रहे हैं, बट एक टाइम से ज़्यादा भी ज़रूरी चीज़ है कि दे नीड टू बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अगर दोनों क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं होंगे तो भी पर्पस नहीं सॉल्व होगा। एक ही फ्लावर पे हैं, अलग अलग टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं और एक दूसरे से दूर हैं, तो कभी पॉलिनेशन सक्सेसफुली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सो दीज आर द कंडीशंस दैट आर नेसेसरी अगर हमें ऑटोगेमी करानी है तो। चलिए लेट अस टॉक अबाउट अडेप्टेशंस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन। तो सबसे पहली हमारे पास कंडीशन जो है दैट इज कॉल्ड एज होमोगेमी। तो जब हम होमोगेमी की बात करते हैं तो होमो का यहाँ मतलब होता है सेम। अब हम किस टाइप की बात कर रहे हैं, सेम। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होमोगेमी तो इसमें व्हाट वी सी इज कि हमारे पास जो मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि स्टेमेन है और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है पिस्टल, ये दोनों जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट हैं जो कि एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इन दोनों को क्या करना है, मेच्योर करना है एट सेम टाइम। एंड व्हेन दे आर मेच्योरिंग एट द सेम टाइम तो हमारे पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि हमारे पास होमोगेमी होगी, मतलब पॉलिनेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इन दैट कंडीशन व्हाट वी सी इज चिल्ड्रन कि यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं मिराबलिस जलापा। मिराबलिस जलापा जिसे हम 4 o'clock प्लांट बोलते हैं वो है हमारे पास। उसके अलावा हमारे पास पोटैटो है, वीट इज देयर, राइस इज देयर। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें कि हमें होमोगेमी या हम कह दें कि होमोगेमी एज अ पार्ट ऑफ ऑटोगेमी देखने को मिलता है। ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ये कुछ डिफरेंट चीजें थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। दैट इज चिल्ड्रन क्लीस्टोगेमी। ये एक सेकेंड अडेप्टेशन है। जब हम क्लीस्टोगेमी की बात करते हैं तो क्लीस्टो का मतलब होता है क्लोज्ड।
तो अभी मैंने पिछली स्लाइड में बात करी थी कि हम ओपन फ्लावर और क्लिस्टोगेमस फ्लावर की बात करेंगे। सो व्हाट यू सी चिल्ड्रन इज कि ये मेरे पास स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, बट इसका जो कांटेक्ट है विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो निल है। तो बाहर से यहाँ पे किसी भी चीज से कांटेक्ट नहीं कर सकता। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो ये बाहर के पॉलन ग्रेन से कभी भी कंपैटिबल नहीं हो सकता है, हमें वो एक्सपोजर ही नहीं मिला है। फिर यहाँ पे दिस इज योर एंथर, और ये जो एंथर है ये भी बाहर नहीं मूव कर सकते हैं। तो जब दोनों का कांटेक्ट नहीं है बाहर के एनवायरनमेंट से, और ऊपर से ये एक क्लोज चैम्बर की तरीके से आपस में बंद है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो भी एंथर पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है वो इसी स्टिग्मा के पास चला जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, इट प्रमोट्स ऑटोगेमी। तो दिस इज हाउ हम बात करते हैं क्लोज्ड या फिर क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की। ओके जब हम क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की बात करते हैं तो इससे हमें कुछ पैरामीटर्स को भी समझना पड़ता है, और वो सारे जो पैरामीटर्स हैं वी आर गोइंग टू टेक चिल्ड्रन दैट इज वन बाय वन। ना जब हम बात कर रहे हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स की तो सबसे पहली चीज जो हमें समझ में आई है कि यहाँ पे ओनली ऑटोगेमी इज पॉसिबल। ऑटोगेमी के अलावा और कोई भी टाइप का, इवन नॉट इवन गिटोनोगेमी विच इज अ सेल्फ पॉलिनेशन, वो भी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट पॉइंट। देन सेकेंड पॉइंट हमारे पास इसमें समझने वाला है कि फ्लावर हैज टू बी बाइसेक्सुअल। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल नहीं है तो भी चांसेस हैं कि हमारे पास कभी भी ये फ्लावर्स पॉलिनेशन करेंगे ही नहीं, कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो नेक्स्ट इनकी जनरेशन ऑफस्प्रिंग्स की नहीं आ पाएगी। अब जब ये क्लोज फ्लावर्स हैं तो इन्हें क्या करना है, इन्हें पॉलिनेटर्स की रिक्वायरमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो पॉलिनेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड। अब जब पॉलिनेटर्स ही नहीं रिक्वायर्ड हैं तो इन फ्लावर्स के पेटल्स को कलर्ड होने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमें फ्लावर्स कैसे देखने को मिलते हैं, डल कलर्ड फ्लावर्स। इन फ्लावर्स को किसी भी चीज की मेहनत करनी ही नहीं है, ये आपस में खुद में काफी सक्षम है ना। अगर ऑटोगेमी हो रही है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, डल कलर्ड है, पॉलिनेटर्स आ नहीं रहे हैं, तो इसमें हमें बेटा जो चीज देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पे हमारे पास रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। ये एक इनका डिसएडवांटेज हो जाता है। सो यू हैव द रिड्यूस जेनेटिक डाइवर्सिटी, एंड बिकॉज ऑफ दैट what is going to happen is it leads to increased inbreeding depressions. We'll talk about that. So इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, inbreeding depressions होते हैं। एंड फाइनली व्हाट यू आर गोइंग टू सी इज कि यहाँ पे हमारे पास जो सीड सेट हैं वो अश्योर्ड होंगे। So this is all about cleistogamous flowers. All in all, we studied what is autogamy और उसके adaptations क्या क्या हैं हमारे पास। Now children, जब हम ऑटोगेमी की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं। तो द पहला डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो इसमें हम देखने को मिलता है कि जब हमारे पास continuous self pollination is there. So continuous self pollination क्या करता है, it promotes inbreeding depression. इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है कि अगर कोई वीक कैरेक्टर्स हैं प्रेजेंट ऑफस्प्रिंग में और वो जब पेरेंट बनता है सो दैट आर नॉट गेटिंग एलिमिनेटेड, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लगातार पास हो रहा है, और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास व्हाट वी सी इज लॉस ऑफ विगर। हमारे पास जो प्रोजेनीज हैं वो कैसी हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। सो प्रोजेनीज become weaker.
नेक्स्ट थिंग इज कि कोई हमारे पास अच्छे कैरेक्टर्स जनरली पास ऑन नहीं हो रहे हैं. सो नेक्स्ट थिंग इज यूजफुल कैरेक्टर्स आर नॉट इंट्रोड्यूस. यूजफुल कैरेक्टर्स कहाँ से आते? क्रॉसिंग ओवर होता, जब हमारे पास कई डिफरेंट तरीके की वेराइटीज आती हैं हमारे पास जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट की, और फिर हमारे पास ऑफस्प्रिंग बनते, तब पॉसिबिलिटी होती. नेक्स्ट थिंग इज कि जब ये सारी चीजें हो रही हैं लगातार ऑर्थोगेमी की वजह से, तो हमारे पास जो सक्सेसिव जनरेशन्स आने वाली हैं चिल्ड्रन, एज अ रिजल्ट ऑफ विच दे आर गोइंग टू शो डिक्रीज रेजिस्टेंस टू डिजीज. तो इसकी वजह से क्या होगा कि बहुत जल्दी इन प्लांट्स को बीमारी, को इन्फेक्शन पकड़ेगा, और उसकी वजह से ये प्लांट्स क्या होंगे, मर जाएंगे, या फिर इनकी ईल्ड खराब हो जाएगी, इनके क्रॉप्स अच्छे नहीं बनेंगे. सो दीज आर द डिसएडवांटेज, बट कुछ अच्छाई भी होगी इनके अंदर. तो सबसे पहली अच्छाई ये है कि दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन पॉलिनेटर्स. किसी भी दूसरे पॉलिनेटर के ऊपर इन्हें डिपेंड होने की जरूरत ही नहीं है. तो कोई भी यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंसी का रोल ही नहीं है, चाहे वो विंड हो, वाटर हो, चाहे वो हमारे पास कोई इंसेक्ट हो. सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पे जो है, जो पॉलन ग्रेन्स हैं, वो उसी क्लोज चैम्बर के अंदर रहते हैं और स्टिग्मा पे जाते हैं, पॉलिनेशन पॉसिबल होता है. तो दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन बल्क, तो इनका जो है वेस्टेज नहीं होता है. तो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज और एनर्जी लगाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो पॉलन ग्रेन्स का वेस्टेज कैसे नहीं हो रहा? दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी. ओके, अब क्या देखने को मिलता है कि जब हमारे पास सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलती है, दे मेंटेन प्योरिटी ऑफ स्पीशीज. और ये प्योरिटी ऑफ स्पीशीज चिल्ड्रन इज गोइंग टू बी देयर फॉर इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे देर इज नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स. तो नो मिक्सिंग ऑफ कैरेक्टर्स का मतलब है कि यहाँ पे हमें प्योर लाइन मिल जाती है. I hope you people have understood what is the advantage and the disadvantage of autogamy. Now, moving on to cross pollination. अब जब हम चिल्ड्रन बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो हमें दो वर्ड्स देखने हैं. फर्स्ट वर्ड इज जेनोगेमी, क्योंकि हम इसे जेनोगेमी भी बोलते हैं, और जेनो का मतलब ग्रीक लैंग्वेज में होता है यहाँ पे स्ट्रेंज. तो जब आप दो डिफरेंट फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन कराएंगे, तो कुछ स्ट्रेंज जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलेगा. इन द सेम वे वी आर ऑल्सो यूजिंग द वर्ड एलोगेमी. अब एलो का मतलब हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज में होता है अदर, तो फ्लावर्स भी तो दूसरे हैं. सो यू कैन ईदर कॉल देम एज क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जेनोगेमी और एलोगेमी. ना चलो, जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कि फ्लावर बाइसेक्सुअल है कि यूनिसेक्सुअल है. तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज pollination is being shown by both unisexual flowers also as well as the bisexual flowers. So it is irrespective of that. Now, when we talk about the cross pollination, next thing that comes to our in our mind is कि यहाँ पे word is chasmogamous. अभी हमने word पढ़ा था क्लीस्टोगेमस. ना चलन, when you are moving to the chasmogamous, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लावर मेरे पास कैसा है, बाइसेक्सुअल है. अब बाइसेक्सुअल के अलावा चिल्ड्रन दिस कुड बी अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर एज वेल. बट मेन थिंग ये है कि यहाँ पे कोई ऐसा मेरे पास क्लोज चेम्बर नहीं है जहाँ पे हमारे पास एंथर और स्टिग्मा बिल्कुल कन्फाइंडेड है. सो यहाँ पे हमें चीज देखने को मिलती है open flowers. So chasmogamous refers to open flowers. Now here also we can see few things like, अब अगर फ्लावर chasmogamous है, open flower है, so children here you can see autogamy also, you can see geitonogamy, and together with that you are also going to see xenogamy. इनमें से कुछ भी पॉसिबल हो सकता है.
ओके, नेक्स्ट थिंग इज, यहाँ पे फ्लावर हमने देख लिया कि इट कुड बी अ बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नाउ अब जब मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं तो व्हाट यू सी इज कि यहाँ पे पेटल मेरे पास काफी ब्राइटली कलर्ड है। और अगर मेरे पास ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स हैं, सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? जस्ट थिंक अबाउट इट। जब मेरे पास brightly colored flowers are present, children, it means that pollinators are required. अब pollinators मेरे पास यहाँ पे abiotic भी हो सकते हैं और biotic भी। Abiotic में wind and water could be there, and in case of biotic there are different kinds of insects and animals. क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जेनेटिक डाइवर्सिटी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट फ्लावर भी है और डिफरेंट प्लांट भी है। तो जब मेरे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ पे क्रिएट हो रही है चिल्ड्रन, तो उसकी वजह से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यहाँ पे हमारे पास सीड सेट कैसा डेवलप होगा इज नॉट अश्योर्ड. So these are some kind of differences that you see in cross pollination and the self pollination. There सिर्फ ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होना यहाँ पे काफी नहीं है, उसके अलावा चिल्ड्रन देयर नीड टू बी नेक्टरीज. यू हैव टू गिव द रिवॉर्ड. तो ये एक तरीके का रिवॉर्ड होगा फॉर द पॉलिनेटर्स. तो इसीलिए हमारे पास नेक्ट्रीज होती हैं जिनके लिए, जहाँ पे दे आर रिच इन विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसके लिए हमारे पास इंसेक्ट्स हमारे पास आएंगे. So this is children about the cross pollination and what are the different things that are required for cross pollination. Now, understanding the next thing is adaptation for the outbreeding devices. अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये outbreeding devices होती क्या है. So basically these outbreeding devices are some kind of, ये physiological भी हो सकते हैं, and they can also be some kind of structural adaptations. अब अगर मेरे पास structural adaptations या फिर physiological adaptations are present, तो इनका काम क्या है? The main purpose is they are going to prevent self pollination. और self pollination अगर ये prevent कर रहे हैं तो ये promote क्या कर रहे हैं? So they are promoting cross pollination. ये क्रॉस पॉलिनेशन को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? देयर नीड्स टू बी अ सर्टेन रीजन फॉर इट. तो हमने रीजन क्या समझा कि यहाँ पे मुझे चाहिए थी जेनेटिक डाइवर्सिटी, और ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द क्रॉस पॉलिनेशन, और उसको करने के लिए कुछ मेरे पास फिजियोलॉजिकल या फिर स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस है. तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, एंड यहाँ पे जो हमारे पास वीकर वेराइटीज प्रमोट हो रही थी, जो कि हमारे पास रेजिस्टेंस हो रहा था डिजीजेस से, ससेप्टेबिलिटी बढ़ रही थी, तो इट प्रिवेंट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन. सो आई होप यू चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस हमारे पास क्या होती हैं ना. अगर मेरे पास इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हैं. नंबर वन इज डाइक्लाइनी. डाइक्लाइनी या फिर हम इसे क्या बोलते हैं, यूनिसेक्सुअलिटी. ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमारे पास क्रॉस पॉलिनेशन इज पॉसिबल, बट सबसे अच्छा तो तब होगा कि जब फ्लावर ही यूनिसेक्सुअल हो. मतलब अगर मान लें कि फ्लावर ए है, तो फ्लावर ए के पास सिर्फ और सिर्फ मेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे, और अगर हम फ्लावर बी की बात करें तो इनके पास भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल फ्लावर्स प्रेजेंट होंगे. तो अगर ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ पे हमारे पास जो चांसेस हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी के, वो इंक्रीज हो जाते हैं. आई होप चिल्ड्रन यू हैव अंडरस्टूड दिस. और ऐसा हमें ये किस में देखने को मिलता है? हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे वी कैन सी डाइक्लाइनी या फिर यूनिसेक्सुअलिटी. उसका एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन कुकुम्बर, मेज,
इसी तरीके से हमारे पास हो गया कैस्टर, या फिर हम बात कर लें पंपकिन। इन सब के पास हमारे पास डाइक्लाइनी देखने को मिलती है ना। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी वो कंडीशन है चिल्ड्रन जहां पे हम बात करते हैं डिफरेंट टाइम की। ना, डिफरेंट टाइम का मतलब यहाँ पे क्या है? हमने बात करी थी कि अगर हमें ऑटोगेमी करानी है तो फ्लावर को मैच्योर होना चाहिए एक टाइम पे, बट जब हम डाइकोगेमी की बात कर रहे हैं तो फ्लावर नीड्स टू मैच्योर एट डिफरेंट टाइम, क्योंकि ये फ्लावर कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा। और अगर दोनों एक साथ मेच्योर कर जाएंगे तो फिर ऑटोगेमी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उनकी मेच्योरिटी कैसे होनी चाहिए, एट डिफरेंट टाइम, और इसी को हम बोलते हैं डाइकोगेमी। अब अगर इसे हम डाइकोगेमी बोल रहे हैं चिल्ड्रन तो हमें दो टर्म्स समझने पड़ेंगे। फर्स्ट इज प्रोटो एंड्री, and the second word is protogyny। और मुझे लगता है अब तक तो आप वर्ड समझ ही गए होंगे। प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट या फिर पहले। अब एंड्री रेफर्स टू दी एंथर, तो जब हमारे पास एंथर मैच्योर्स फर्स्ट तब हम बात करते हैं प्रोटो एंड्री की। So what will happen is when the anthers are maturing earlier than the stigma, then in that case the pollen grains of such flowers are going to be transferred to the mature stigma of another flower children. So this prevents autogamy। जैसे कि हमने कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लाइक कॉटन की बात करें, हम लेडी फिंगर की बात करें, ये आर कुछ एग्जाम्पल्स जहां पे हमने देखी है प्रोटो एंड्री। इन द सेम वे चिल्ड्रन, जब हम प्रोटोगाइनी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जहां पे गाइनी रेफर्स टू गाइनोशियम, गाइनोशियम मतलब फीमेल पार्ट, फीमेल पार्ट मतलब जहां पे हम बात कर रहे हैं स्टिग्मा की। तो यहाँ पे गाइनोशियम में मतलब क्या होता है, हमारे पास स्टिग्मा जो है वो पहले मेच्योर कर जाएगा। और अगर स्टिग्मा मैच्योर करेगा सो अगेन व्हाट विल हैपन इज कि स्टिग्मा के पास रिसेप्टिविटी किसी और पॉलन ग्रेन से आएगी, किसी और फ्लावर की वजह से। So thus again what will happen is autogamy is going to be prevented. So the example of protogyny can be rose, it could be your custard apple, I hope you have understood these terms. Now moving on to the next is hercogamy. अब हर्कोगेमी की जब बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पे क्या होता है, वी हैव सम काइंड ऑफ मैकेनिकल, हम वर्ड मैकेनिकल यूज कर सकते हैं, हम वर्ड फिजिकल यूज कर सकते हैं, एंड इवन वी कैन यूज द वर्ड एज स्पेशल, बट क्या, वी हैव टू क्रिएट अ बैरियर। तो यहाँ पे समहाउ क्या होता है कि हमारे पास जो है बैरियर बन जाता है। अब बैरियर डेफिनेटली हम किसके किसके बीच में बनाएंगे, एंथर के और स्टाइल के बीच में। सो मैकेनिकल और फिजिकल या फिर स्पेशल बैरियर बिटवीन द एंथर एंड द स्टाइल। ठीक है, हमने बैरियर बना दिया, तो इसका पर्पस क्या होगा कि हमारे पास जो पॉलन ग्रेन है दे फेल टू रीच स्टिग्मा, और जब स्टिग्मा के पास पहुंचेंगे ही नहीं तो इट विल प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन। और ऐसा ही हमें किस में देखने को मिला है, हमारे पास एक फैमिली है जिसे हम बोलते हैं क्रूसीफेरे, या फिर हमारे पास फैमिली है कैरियोफिलेसिए, इनमें हमें देखने को मिलता है हर्कोगेमी। Now children, heterostyly, a little bit you of are getting the idea, hetero का मतलब हो जाता है different, और difference किस में है, स्टाइली का मतलब स्टाइल की बात हो रही, जो होलो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि यहाँ पे हमारे पास जो लेंथ है ऑफ स्टाइल की दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। तो
तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जब लेंथ डिफरेंट होगी तो दोनों का भी यहाँ पे क्या होगा, मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सपोज दिस इज योर स्टिग्मा स्टाइलोनोवरी पिस्टल। अब एक यहाँ पे हमारे पास एंथर है, तो अगर ये एंथर नीचे की तरफ प्रेजेंट है तो ये यहाँ तक पहुंचना इसके लिए इट्स अ डिफिकल्टी। या फिर नेक्स्ट व्हाट वी सी इज कि हमारे पास जो एंथर है वो बहुत ज़्यादा कहीं ऊंचा प्रेजेंट है, तो भी पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग द स्टिग्मा इज वेरी लेस, और इस तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन आराम से हो पाता है। नेक्स्ट थिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, कि हमें खुद से ही नहीं करना है। ओके, लेट अस सी द एग्जांपल ऑफ हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का एग्जांपल इज प्रिमरोज। ना, ये सारी चीजें प्लांट ने डेवलप करी तो उसने एक जेनेटिक तरीका भी डेवलप कर दिया। सो इसे हम बोलते हैं जेनेटिकली कंट्रोल्ड मैकेनिज्म। When we talk about genetically controlled mechanism children, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जीन्स ही अलाउ नहीं करती हैं कि हमारे में सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल हो। एंड अगर पॉलन ग्रेन गिर गया गलती से उस फ्लावर के स्टिग्मा पे तो वो इलोंगेट नहीं होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी ही नहीं, जर्मिनेशन ही पॉसिबल नहीं होगा। सो इन दिस वे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पॉसिबल हो पाती है ना। इतनी सारी मेहनत हमने करी है तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो हमने पढ़ी उनसे हमें फायदा क्या मिल रहा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस। नंबर वन, इतना हम अब तक समझ में आ चुका है स्टूडेंट्स, ये हमें प्रमोट करेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी की। हमने पहले क्वेश्चन की बात करी थी कि अगर प्लांट स्टेशनरी हैं तो उनके पास रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, उनके पास जेनेटिक डाइवर्सिटी कहाँ से आ रही। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफस्प्रिंग्स के पास इन आउटब्रीडिंग डिवाइसेस की वजह से पॉसिबल हो पा रही है। अगर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस चला जा रहा था, ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही थी, वीकर ऑफस्प्रिंग्स थे, लॉस ऑफ विगर था, वो सारी चीजें अब यहाँ पे नहीं होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। Together with that, it does what is, it enhances the evolutionary fitness over a period of time। हम सारी चीजें evolution के व्यू पॉइंट से देखते हैं तो it increases the evolutionary fitness, and because of this the plant is able to adapt better। तो इसकी adaptability भी बेहतर हो जाती है। देन हमें क्या देखना है, अल्टीमेटली अगर हम किसी भी प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो हमारा मतलब होता है क्रॉप ईल्ड कितनी है। तो इट इम्प्रूव्स द क्रॉप ईल्ड किनमें, जिन फ्लावर्स को हम एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंस रखते हैं। सो इन एग्रीकल्चरली important species। I hope children this is clear। Next thing is, अब यहाँ पे इतना सारा जब हमने बात करी तो पॉलिनेटर्स भी हैं, नेक्ट्रीज भी हैं, तो स्टूडेंट्स यू नीड टू रिमेंबर दैट इट सपोर्ट्स पॉलिनेटर मीडिएटेड क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास, रोल ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। So this is all the benefits of the outbreeding devices, and because of that हमने देख लिया कि how is we are talking about the outbreeding devices। Children, this is the all of the summary regarding the definition and the visualization of the outbreeding devices just for you. Now finally we are going to understand the advantages and the disadvantages of the xenogamy, that is the cross pollination that we are talking about। फर्स्ट ऑफ ऑल इज, फर्स्ट डिसएडवांटेज ये है कि भाई हमारी डिपेंडेंसी जो है किस पे, डिपेंडेंसी एक्सटर्नल एजेंट्स पे बढ़ गई है, और अगर कहीं से एक्सटर्नल एजेंट्स हमारे हार्म होंगे तो इसका सीधा असर हमारे पॉलिनेशन पे, प्रोड्यूसिंग द ऑफस्प्रिंग्स पे जरूर पड़ेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ पे क्या होता है जब हम बात करते हैं लार्जर स्केल की तो इट बिकम्स लेस इकोनॉमिकल।
क्योंकि लार्ज स्केल जो हमारे पास पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनकी हमें फिर दिक्कत होने लगती है, क्योंकि हमें बहुत लंबे समय तक इनको कैरी करना होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किए जाते हैं पॉलन ग्रेन। अब जब लार्ज क्वांटिटी में पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस किए जाएंगे तो हमें ये भी देखने को मिलेगा कि हमारे पास वेस्टेज भी होगा पॉलन ग्रेन्स का। और जरूरी तो नहीं है कि जब हम कोई चीज कर रहे हैं तो वो सक्सेसफुल ही हो। ठीक है, मान लेते हैं कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इसकी वजह से पॉसिबल है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स जो हो रहा है, कभी कभी क्या होता है इट माइट नॉट बी सक्सेसफुल, तो माइट सम टाइम लीड टू अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स, और इसकी वजह से प्लांट को कभी कभी प्रॉब्लम्स भी झेलनी पड़ सकती हैं। सो दिस इज वन काइंड ऑफ नेगेटिविटी व्हेन वी टॉक अबाउट कि हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्रॉस पॉलिनेशन जेनेटिक डाइवर्सिटी दे रहा है, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट कहीं कहीं इट कैन ऑल्सो बैकफायर। नाउ चलो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवांटेजेस, तो सबसे पहला एडवांटेज तो यही बन जाता है कि in majority of cases it produces genetic recombinations। और कभी कभार ऐसी चीजें होंगी कि हमारे पास जो है कैरेक्टर्स जो बन के आएंगे वो कैसे होंगे, अनडिजायरेबल, बट जनरली व्हाट वी नीड टू सी इज कि ये प्रोड्यूस करेंगे यूजफुल कैरेक्टर्स। तभी तो नेचर इज सपोर्टिंग क्रॉस पॉलिनेशन, वरना इवोल्यूशन में ये चीज हट जानी चाहिए थी। नेक्स्ट, जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो डेफिनेटली कैसे होंगे, ऑटोगेमी में तो वीकर थे हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे वो प्रोड्यूस करेंगे हेल्दियर सीड्स, और सीड अगर हेल्दी होगी तो यहाँ पे हमारे पास एट द एंड जो हम क्रॉप की ईल्ड बात करते हैं तो बेटर हो जाएगी वो। साथ ही साथ अगर बेटर ईल्ड है इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं हमारा ये जो प्लांट है इट इज डिजीज रेजिस्टेंट। जबकि हमने देखा था ऑटोगेमी में हमारे पास क्या था, ससेप्टिबिलिटी थी, और उस ससेप्टिबिलिटी की वजह से प्लांट को बहुत सारी दिक्कतों को उठाना पड़ रहा था, क्रॉप की ईल्ड खराब हो रही थी, जो है हमारे पास लॉस ऑफ विगर हो रहा था, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही थी। एंड फाइनली डिजीज रेजिस्टेंट है, बेटर ईल्ड है, ऑफस्प्रिंग अच्छे मिल रहे हैं, यूजफुल कैरेक्टर्स हैं इनके पास। सो व्हाट वी सी इज दैट देयर इज इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी, और जहाँ पे इंक्रीज अडेप्टेबिलिटी होती है तो न्यू एनवायरनमेंट, वहाँ पे क्या होता है हमारे पास हमेशा सक्सेस मिलती है। So children, in this session we have talked about what is pollination, where pollination is possible, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन हैं, किन के क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, अगर हमारे पास ऑटोगेमी हो रही है तो उसके लिए हमारे पास क्या डिफरेंट एडेप्टेशंस थे, सेम गोज विद द क्रॉस पॉलिनेशन। सो माय क्वेश्चन टू यू ऑल इज कि अगर कोई फ्लावर मैच्योर कर रहा है जिसमें कि उसका एंथर मैच्योर कर रहा है और उसका स्टिग्मा लगभग 2 से 3 दिन बाद रिसेप्टिव हो रहा है, तो इसमें कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइस एग्जिबिट हो रही है और क्यों एडवांटेजेस है। Children, my question to you all is, a flower has a mature anther, but its stigma becomes receptive only after 2 to 3 days. Which outbreeding device is being exhibited and why it is advantageous? Do write your answers and share that in the comment section. I'll meet you all in the next session where we'll continue exploring the fascinating world of plant reproduction. Until then, stay curious, keep growing, and stay connected with BioVerse with Pallavi.